तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएस जंक्शन। आज मैं आपको लेके चलूंगा आज से 3500 साल पहले की दुनिया में, जब राजा के पास ना सैनिक थी, जब राजा के पास ना महल था, तो राजा आखिर कैसे सरवाइव करता था दोस्तों। जब लोग कब्र के चारों तरफ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर रखते थे, आखिर क्यों रखते थे दोस्तों, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, याद रखना बाबू। पार्ट फर्स्ट होगा पार्ट सेकंड होगा, ठीक है बच्चों। बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। राइट, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैं आपको चैप्टर बता देता हूं। हमारा चैप्टर नंबर 4 है, एनसीईआरटी बेस्ड है, क्लास 6 का हिस्ट्री है दोस्तों। बहुत लाजवाब तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने समझ लिया लोग कहाँ रहते थे, क्या करते थे और कैसे अपने जीवन को चलाते थे। राइट दोस्तों, हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा, हमने लोथल जैसे विशाल नगर के बारे में पढ़ा, हमने धौलावीरा को पढ़ा, एकदम इतना सुचारू रूप से पानी की व्यवस्थाएं वहां पे समझी। अब हमने थर्ड चैप्टर को भी अच्छे से कवर कर लिया था। अब हम फोर्थ चैप्टर पे आए हैं, जहां पे हमारे चैप्टर का नाम है किताबों और कब्रों से हमें क्या पता चलता है। भाई, किताबें और कब्रें क्या बताती हैं हमें, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा दोस्तों, आखिरी तक बने रहना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दो भाई, ठीक है। अब देखो, हम इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये होगा अपना बेसिकली पार्ट 1, ये पार्ट 1 वाला सेक्शन ये है, एंड दिस इज पार्ट 2 सेक्शन। राइट बच्चों, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा यार। कहोगे भाई अब इसके बाद किसी की जरूरत नहीं है, कोई वीडियो की जरूरत नहीं, इसी एक वीडियो से सब कुछ खत्म। राइट, चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम देखो भाई, मैं बताना चाहूंगा ये पूरे अतीत में बताया था ना, अतीत मतलब पास्ट में जो भी घटनाएं हुई हो उसे हम बोलते हैं अतीत मतलब जो भी बीत चुकी हैं घटनाएं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसको अतीत बोलते हैं। तो अतीत की जानकारी के 2 मुख्य रास्ते हैं, जान लो भाई। इसकी हमको जानकारी लेना, आखिर हुआ क्या था भाई, रजवा क्या करत रहल, तो उसको जानने के लिए भाई हमको 2 चीज पढ़ना पड़ेगा। अगर ये 2 चीज हम नहीं जानेंगे तो कभी हम अपने अतीत को नहीं समझ सकते हैं। पहला स्रोत है जो साहित्यिक स्रोत है, और मैंने पुरातात्विक स्रोत, दोनों स्रोत आपको बताया था, आपको याद होगा पार्ट सेकंड के वीडियो में। शायद चैप्टर 2 था, नहीं चैप्टर 1 में बताया था, ठीक है। एंड ये पार्ट 1 के वीडियो में ये पढ़ेंगे, एंड पार्ट 2 के वीडियो में ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है साहित्यिक स्रोत, क्या है इसमें हम वेदों का संसार पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे मुख्य वेद है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद, हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद समाज कैसा था, भाषा और युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो रहेगा, जो बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करेंगे, इस लेक्चर में कवर कर देंगे। राइट दोस्तों, एंड जो सेकेंड पार्ट का वीडियो रहेगा उसमें पुरातात्विक स्रोत मतलब महापाषाण कब्रें। मैं बोल दिया महापाषाण, भाई महापाषाण का मतलब क्या, महाभारत थोड़ी ना। महा का मतलब होता है बहुत बड़ा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, बहुत बड़ा। ये कब्र होता था ना दोस्तों, जब लोगों की कब्र खुदाते थे तो क्या करते थे लोग, उस मरे हुए इंसान के कब्र के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे, जिससे पता चले कि यहाँ पे कोई कब्र था। तो महापाषाण के बारे में पढ़ेंगे, कब्रों के बारे में पढ़ेंगे, इनाम गांव की से स्टडी पढ़ेंगे। बहुत शानदार होगा पार्ट 2 भी। अभी हम पार्ट 1 के वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यही हमारे अतीत की जानकारी, यही 2 चीज देती है, आप याद रखना, साहित्यिक स्रोत एंड पुरातात्विक स्रोत है। गुड, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है, ऐसे 4-5 पॉइंट इसमें होगा, एंड ऐसे ही 4-5 पॉइंट इस पार्ट के वीडियो में होगा। पहला पॉइंट है वेदों का संसार और वैदिक साहित्य क्या है। भाई, वेदों का संसार क्या है और वैदिक साहित्य क्या है दोस्तों। हमारे इतिहास में 4 वेद बहुत पुराने वेद थे और बहुत महत्वपूर्ण वेद, उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो कौन कौन से 4 वेद थे तो आप याद रखना, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, एंड 4th नंबर पे है अथर्ववेद दोस्तों। इसमें से जो हमारा ऋग्वेद हुआ करता था, ये सबसे प्राचीन वेद था। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, पक्का कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, भाई कि एक बात बताओ सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो बोल देगा मेरा भाई क्या है, ऋग्वेद है सबसे प्राचीन। और इसके बाद अगर और स्टैंडर्ड है तो क्या पूछेगा, कितने साल पहले बना था, बोल देना भैया ज्यादा नहीं, लगभग 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई थी, रचना हुई थी। राइट दोस्तों, तो ये याद रखना। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया। देखो भाई, क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होगा, नोट्स लेके बनाया करना, नोट्स नहीं बनेगा तो सबका वैल्यू 0। 1000 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0 राइट। सामवेद, अब सेकंड वेद आता है सामवेद। इसे भारत में संगीत का जनक माना जाता है। बाबू, क्वेश्चन आएगा आपके कंपटीशन एग्जाम में, या कि क्लास 6 में, या कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, क्वेश्चन आएगा, क्या बोलेगा
बोलेगा बताओ भाई किसको संगीत का जनक माना जाता है, बोल दोगे कोई नहीं भैया हमारा सामवेद। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन भी नोट करते चलना है। इसके बाद देखो यजुर्वेद, हमारे 3rd नंबर का वेद आता है यजुर्वेद। इसमें क्या होता है, इसमें यज्ञ और अनुष्ठानों के नियम वर्णित हैं। यज्ञ जो यज्ञ करा रहे हो भाई, अनुष्ठान जो करा रहे हो, जो पूजा पाठ करा रहे हो, इस सब के नियम किसमें है, यजुर्वेद में है। इसके बाद अथर्ववेद, इसमें तत्कालीन जनजीव औषधियां और तंत्र मंत्र मार दोगे, जान लो तंत्र मंत्र मारोगे डायरेक्ट आ जाएगा, लेके चला जाएगा चुड़ैल लिया। ठीक है, तो तंत्र मंत्र इसमें मिलता है, जनजीवन औषधियां सब इस चीज में मिलती है। ठीक है, नोट करते चलना भाई, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना और नोट्स लेके बैठना, बिना पेन कॉपी के मत बैठ के वीडियो देखना। अगर देख रहे हो तो बंद करो, हटाओ किनारे। अथर्ववेद, इसमें तत्कालीन जनजीवन औषधि और तंत्र मंत्र का विवरण है। देखो मैंने 4 वेद बता दिया, पहले का सीधे याद करो भाई। सबसे प्राचीन कौन है, चलो ऋग्वेद हो गया भाई। 3500 साल पहले कौन किसकी रचना हुई भाई, ऋग्वेद की हुई यार। संगीत का जनक किसे माना जाता है, तुरंत कूद के बोलो सामवेद। उसके बाद आता है किस चीज का, यजुर्वेद। इसमें क्या होता है, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ किसमें हो रहा है, तो यजुर्वेद से मिल रहा है हमको इसकी जानकारी। अथर्ववेद टोना तंत्र मंत्र तत्कालीन जनजीवन औषधियां किससे मिल रही है, इससे मिल रही है। बस काफी क्वेश्चन बन गए, ऐसे ही तो पढ़ना है हमको। अब बाबू हम समझेंगे अपने ऋग्वेद की मुख्य विशेषताएं, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद था, बहुत महत्वपूर्ण वेद था, इसकी मुख्य विशेषताएं पढ़ते हैं। इसमें 4 प्रमुख देवता हुआ करते, सॉरी 3 प्रमुख देवता हुआ करते थे। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितनी थी, 3। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितनी थी, आप बोलना भैया कोई नहीं, हमारे देवताओं की संख्या कितनी थी, 3 थी। किसमें, ऋग्वेद में। विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण माने गए थे, यही विशेष रूप से तीनों लोग महत्वपूर्ण माने गए थे। पहले कौन थे, तो पहले थे अग्निदेव, आग के देवता, आग के देवता अग्निदेव, आग के देवता को बहुत प्रमुख माना गया था दोस्तों। एंड सेकंड जो थे इंद्र, युद्ध के देवता, लड़ाई झगड़ा युद्ध मार काट युद्ध के देवता थे इंद्रदेव। एंड सोम, सोम मतलब एक विशेष पौधा जिससे एक विशिष्ट पेय सोमरस बनाया जाता था। विशिष्ट पेय, पेय मींस पीने वाला, सोमरस, सोमरस बनाया जाता था, जो कि कौन से थे, सोमदेव थे, विशेष पौधा थे। ठीक राइट दोस्तों, हमने क्या समझ लिया, वेदों के संसार और वैदिक साहित्य समझ लिया। भाई डरना मत, अगर यहां से अगर कोई कुछ नहीं आएगा तो मैं ना बाद में आपको क्या करूंगा, इसका लाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्विज क्वेश्चन। बच्चे जानते हैं भाई, इतने बोलने में समझ गए होंगे। जिसको जो नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताना भाई। अब हम समझते हैं मौखिक परंपरा क्या थी वेदों की। वेदों की मौखिक परंपरा क्या थी दोस्तों, तो ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता था। जो हमारा ऋग्वेद था, इसके हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विशेषताओं को पढ़ रहे हैं। तो इसकी मौखिक परंपरा क्या थी, इसमें ऋग्वेद को हम पढ़े नहीं जाते थे, मतलब पढ़ा नहीं जाता था, बल्कि इसका उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। जैसे मैं बोला रोहन खाना खा लिया, तो आपने सुना, लिखा नहीं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, उच्चारण बताना, श्रवण मतलब सुनना। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। भाई जब इसकी रचना हो गई ना, तो इसके कई सदियों बाद इसको सबसे पहली बार लिखा गया। छापने का कार्य मात्र 2 वर्ष पहले हुआ है, और इसको छापने का कार्य मात्र 2 नहीं है बाबू, सॉरी 200 है, 200 वर्ष पहले हुआ है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। ठीक, हमने समझा ना इतना, हमने क्या क्या समझा, साहित्यिक स्रोत समझे, वेदों के संसार वैदिक साहित्य समझ लिए, कितने वेद हैं, ऋग्वेद की मुख्य विशेषताओं को समझ लिए। अब हम दोस्तों आएंगे भाषा और परिवार क्या होता था। ठीक है दोस्तों, बने रहिए और आगे चलिए भाषा और परिवार में चलते हैं। दोस्तों हमारा है भाषा परिवार। अब ये भाषा परिवार समझते हैं दोस्तों। तो विश्व की भाषाओं और अलग अलग परिवार में बांटा गया है। विश्व की भाषाओं को क्या किया गया है, अलग अलग परिवार में बांटा गया है। भारत और दुनिया की नई प्रमुख भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखो भाई, पहले तो विश्व के भाषाओं को अलग अलग परिवारों में बांटा गया है, और भारत की और अन्य देशों की भाषाएं, पूरी वर्ल्ड की दुनिया की प्रमुख भाषाएं एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से मिली हुई हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कौन सा भाषा क्या है, किस देश का किस सब शामिल है किसमें, एंड मुख्य क्षेत्र उसका क्या है। ठीक है, देखो भाषा परिवार, भाषा परिवार समझेंगे, शामिल भाषाएं समझेंगे, मुख्य क्षेत्र समझेंगे। ठीक है, तो भारत यूरोप मतलब भारोपीय, भारोपीय मतलब यहाँ पे कौन सी भाषाएं शामिल है, समझते हैं। भारत में देखो संस्कृत है, हिंदी है, असमिया है, गुजराती है, कश्मीरी है, सिंधी है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, जर्मन है, इतावली है, स्पेनिश है। बच्चों ये चार्ट पेपर आपको बनाना पड़ेगा, बिना चार्ट पेपर बनाए कुछ मिलने वाला जुलने वाला नहीं है, तो चार्ट पेपर बना लीजिएगा। अब इसका क्षेत्र क्या है भाई, तो देखो इसका क्षेत्र भारत और यूरोप के अधिकांश हिस्सा में, भारत और यूरोप के अधिकांश हिस्सों में
ये भाषाएं फैली हुई हैं, ये भाषाएं शामिल हैं। आगे देखो द्रविड़ परिवार में क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे जो भाषाएं शामिल हैं वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। जो यहाँ पे दोस्तों द्रविड़ परिवार में है वहां पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषा है, ठीक है। अब देखो इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो है दक्षिण भारत। इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है, साउथ इंडिया बच्चों। एंड लास्ट थर्ड वाला आता है तिब्बत वर्मा परिवार में कौन सी भाषाएं हैं, तो दोस्तों नागा, मिजो, मणिपुरी आदि। नागा, मिजो, मणिपुरी आदि कहां मिलता है, तो तिब्बत वर्मा परिवार में मिल जाता है मेरे भाई। और इसका जो मुख्य क्षेत्र है वह उत्तर पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत, राइट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऑस्ट्रो ऑस्ट्रिक परिवार, ऑस्ट्रो ऑस्ट्रिक परिवार। इसमें देखो कौन सी बच्चों भाषाएं शामिल हैं, तो इसमें है झारखंड और मध्य भारत की कबीलाई भाषाएं इसमें शामिल हैं। मतलब कि झारखंड और मध्य प्रदेश की कबीलाई भाषाएं किसमें शामिल है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार में, ठीक है। अब देखो इसका मुख्य क्षेत्र क्या है, इसका मुख्य क्षेत्र है मध्य भारत, ठीक। हमने क्या समझ लिया, हमने समझ लिया भाषा परिवार। अब देखते हैं ऋग्वेद के समय लोगों का वर्गीकरण कैसे होता था, समाज का वर्गीकरण कैसे होता था। हमारा थर्ड पॉइंट है दोस्तों, यहां तक जिसको जो नहीं समझ में आया मुझे बताएगा। अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो आप बने रहिए। अब दोस्तों हम समझेंगे ऋग्वैदिक समाज का वर्गीकरण क्या होता है और कैसे होता है दोस्तों। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको। ऋग्वैदिक काल में लोगों का वर्गीकरण उनके काम, भाषा, परिवार या समुदाय के आधार पर किया जाता था, न कि जन्म के आधार पर। देखो मेरी बात समझो, इतनी अच्छी थी ये चीज। कभी भी किसी भी व्यक्ति की जन्म होती थी ना, तो उसके आधार पर उसको वर्गीकरण, मतलब उसको समाज में वर्गीकरण नहीं किया जाता था। उसको वर्गीकरण तब किया जाता था जब उसका काम, उसका भाषा, उसका परिवार या उसका समुदाय के आधार पर वो शक्तिशाली हो, सशक्त हो, मजबूत हो, तब उसको क्या किया जाता था, समुदाय में वर्गीकरण किया जाता था, न कि जन्म के आधार पर किया जाता था, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल के लोगों को किस चीज से, उनके काम से, भाषा से, परिवार से या समुदाय के आधार पर अलग किया जाता था, ना कि उनके जन्म के आधार पर, ठीक है। अब आगे समझते हैं बच्चों। प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा था, पर प्रमुख सामाजिक समूह जो था, पहला था पुरोहित, मतलब ब्राह्मण। पुरोहित का मतलब ब्राह्मण, ये भी एक टॉप लेवल का, मतलब बहुत मजबूत समूह होता था। इसका क्या नाम था, इनका मुख्य कार्य यज्ञ अनुष्ठान करना और आध्यात्मिक शिक्षा देना था। देखो ये उस समय लोगों के गुरु हुआ करते थे, ये यज्ञ करवाया करते थे, अनुष्ठान, बड़े बड़े पूजा कराया करते थे। इस टाइम लोग कराते हैं ना पंडित जी लोग, जैसे अभी सावन चल रहा है तो रुद्राभिषेक या कथा वगैरह, तो ऐसे ही ये लोग क्या करते थे, यज्ञ अनुष्ठान कराते थे और आध्यात्मिक शिक्षा देते थे लोगों को, ठीक है। ये किसका काम था, पुरोहित मतलब ब्राह्मण का। ये स्टार पॉइंट है, आपसे पूछेगा यज्ञ अनुष्ठान कौन कराता था, तो आपको बोलना है पुरोहित ब्राह्मण। अब देखो राजा क्या होते थे भाई, राजा के लिए मेरा ऐसे दिल ऐसे टूट जाता है, कैसे, देखो ऋग्वैदिक काल के राजा अत्याधिक राजाओं से पूरी तरह, मतलब आधुनिक राजाओं से पूरी तरह भिन्न थे भाई। ये सब ना आधुनिक राजा, जो आज के समय, वर्तमान आज के समय तो राजा नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री हैं भाई कंट्री के, और जो स्टेट्स है वहां पे चीफ मिनिस्टर है। लेकिन कुछ टाइम पहले, आज से 100-150 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले राजा हुआ करते थे, वो आधुनिक जमाने के राजा हुआ करते थे। अब देखो भाई, इनके पास कोई उतनी फैसिलिटी नहीं थी जो आधुनिक राजाओं के पास होनी चाहिए। जैसे इनके पास न तो बड़े महल थे, न ही कोई अस्थाई सेना। यही तो दिल टूट जाता है यार, ना इनके पास बेचारों के पास महल है और ना कोई अस्थाई सेना है। यह आम जनता से कोई टैक्स नहीं वसूलते थे भाई। जो आम जनता से टैक्स वसूल रहे थे ना आधुनिक राजा, ये आम जनता से कोई टैक्स नहीं वसूलते थे, बेचारे बड़े अच्छे हुए करते थे। राजा का पद वंशानुगत नहीं था। वंशानुगत का मतलब क्या होता है, जैसे राजा के मर जाने के बाद उसका बच्चा तुरंत राजा का पद नहीं ले सकता है। जैसे कि राजा अगर मर गया तो उसका बच्चा मान लो योग्य नहीं हो और पद ले ले, तब तो सर्वनाश हो जाएगा उस साम्राज्य का, उस पूरे एरिया का, उस क्षेत्र का, राजा के अंदर जो भी क्षेत्र आएंगे। तो इसलिए वंशानुगत का मतलब ये होता है कि अर्थात राजा के मरने के बाद उसका वंश, उसका लड़का राजा नहीं बन सकता है अगर वो योग्य नहीं है। तो राजा बनने के लिए योग्यता चाहिए थी और स्वयं शासक नहीं बन सकता था उसका लड़का। अगर योग्य रहेगा तो क्या बनेगा, शासक बनता था। वही बात यहाँ पे बोला गया है,
ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं जन या विष क्या होता था। इस सामाजिक समूह में जन और विष क्या होता था। तो संपूर्ण समुदाय या आम जनता के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था। समूह के लिए, सभी जनता के लिए दो शब्द का प्रयोग होता था। पहला था जन, जिसका हिंदी अर्थ क्या बनता था, लोग शब्द, जो इस समय क्या है, जन का मतलब लोग है, लोग शब्द बन रहा है। और विष, जिसे वैश्य शब्द की उत्पत्ति हुई। विष मतलब जिससे वैश्य शब्द की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद में पुरु जन, यदु जन और भरत जन जैसे कबीलों का उल्लेख है। कैसे जन, आपसे कोई बोले भैया कि यदु जन का है तो बोल दोगे ऋग्वेद में है, ठीक है। भरत जन, पुरु जन, ये सब कबीलों का कहां उत्पत्ति हुआ है, तो ऋग्वेद में हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा आखिरी पॉइंट है आज के पार्ट फर्स्ट का, आखिरी पॉइंट है संसाधन, मवेशी और युद्ध, ठीक है। आखिरी पॉइंट तक हमने आ गए, ठीक है। अब देखते हैं, इसको समझते हैं। ऋग्वैदिक काल में जीवन और युद्ध मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के इर्द गिर्द घूमते थे। ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, जीवन और युद्ध, मतलब जीवन और युद्ध, लड़ाई मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा मिली है उसके इर्द उर्द घूमते थे दोस्तों। मवेशिया गायों का महत्व, गिर्द उर्द घूमते थे, मतलब देखो अब समझो, मवेशिया का अर्थ होता है, कोई पूछेगा कि ऋग्वेद में मवेशिया का क्या अर्थ होता है, तो इसको बोलते हैं गाय। गायों का महत्व होता है, इस काल में गाय सबसे मूल्यवान संपत्ति थी दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में जो गाय होती थी सबसे मूल्यवान संपत्ति थी, पहला पॉइंट ये। ऋग्वेद में मवेशिया, बच्चे, विशेषकर बेटों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब कि बच्चे, मवेशिया और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक अनेक प्रार्थनाओं इन्होंने किया था। अब देखो युद्ध का मुख्य कारण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, युद्ध का मुख्य कारण क्या हुआ, ठीक है। देखो मवेशिया, गायों को जीतने के लिए युद्ध होता था, गाय को जीतते थे क्योंकि यही तो सबसे उच्च संपत्ति थी ऋग्वैदिक काल की, तो इसी के जीतने के लिए युद्ध करेंगे ना। उपजाऊ जमीन और अच्छे चारगाह पर अधिकार करने के लिए, उपजाऊ जमीन, जब जमीन उपजाऊ होगी तो खेतें करेंगे, चारगाह अधिक होगी, ठीक है, तो उसको संपत्ति को हड़पने के लिए ये युद्ध करते थे। पानी के स्रोतों पर कब्जा, जहां पे पानी का स्रोत अधिक होता था वहां पे कब्जा करते थे। और लोगों को बंदी, दास बनाने के लिए लोगों को दास बना लेते थे, उनकी चीजों को हथिया लेते थे दोस्तों। ये हमारा आखिरी पॉइंट था। हमने पार्ट फर्स्ट के वीडियो में पूरा अपना पढ़ लिया, 4 पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट था। अब हम कल पूरा तात्विक स्रोत पढ़ेंगे। आज हमने साहित्यिक स्रोतों को डिटेल में पढ़ा, भाषा पढ़ा, ऋग्वैदिक काल का महत्व पढ़ा, सामाजिक लोग कैसे रहते थे, समाज का वर्गीकरण समझा, उसके बाद संसाधन, मवेशिया और युद्ध क्या था, इसको हमने समझा दोस्तों। अब हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं एंड कल सेकेंड पार्ट के वीडियो में मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो दोस्तों शेयर करिए, और आपको इसमें से जो नहीं समझ में आया आप मुझे बताइएगा, मैं आपका सपोर्ट करूंगा दोस्तों। और एक बात और मैं बता रहा हूं, जीके की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो डेली आप लोग 7 बजे शाम को मुझसे लाइव जुड़ना। जीके शानदार तरीके से पढ़ा जाएगा दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे ये चीज अधिक से अधिक लोगों को पहुंचे और उनको लगे कि हाँ भाई कुछ क्वालिटी दी जा रही है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।